हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम आज चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिविटी में मीन लाइफ पर। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ क्या होती है न्यूक्लियस के रिलेटेड, न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। इससे पहले हम हाफ लाइफ पढ़ चुके हैं बच्चों। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया था, कल अपन ने डिस्कस किया था ये कि हाफ लाइफ आया था 0.693 अपॉन लैम्बडा, या इसको अपन ऐसे भी कह रहे थे क्या कि ln2 अपॉन लैम्बडा। ये आया था भाई फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन लाइफ की। तो देखते हैं हम लोग क्या है मीन लाइफ। तो भाई मीन का मतलब है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज। तो मीन लाइफ अपन निकालना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मीन लाइफ। मीन लाइफ इसको टाउ से नोट कर रहे हैं हम लोग, मीन लाइफ से, और या टी नोट से भी नोट कर रखा होता है बहुत सी किताबों में। तो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ इसको बोल सकते हैं बच्चों। तो जैसे सपोज करें कि हम जैसे अभी प्रेजेंट टाइम जो बात करते हैं अपन, जो मनुष्य हैं मानव जाति में, जो मीन लाइफ मतलब एवरेज जो आयु है, औसत आयु वो कितनी है बच्चों, 60 या 65 साल हम मानते हैं कि 60-65 साल के लगभग कोई व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी क्या होती है मरने की या डिके होने की ज़्यादा होती है। तो एक कैसे निकल कर आया कि सभी का एवरेज, सबको सम करके हमने एवरेज फाइंड किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कैसे, क्या देख रहे हैं भाई, दी सम ऑफ, इसको अपन औसत लेंगे भाई, एन जितने भी न्यूक्लियस हैं, दी रेशियो ऑफ, दी रेशियो ऑफ, किसका रेशियो ले रहे हैं बच्चों हम, दी रेशियो ऑफ सम ऑफ लाइफ टाइम सॉरी, और एज भी हम इसको कह सकते हैं लाइफ टाइम, द रेशियो ऑफ सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियस टू number of न्यूक्लियस, ऐसे करके हम कह सकते हैं इज नॉन एज मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है बच्चों। ए है, देखें हम लोग डेफिनेशन, दैट इज मीन लाइफ क्या कह सकते हैं हम लोग, दैट इज मीन लाइफ इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ एज या मीन लाइफ जो भी है, एज ऑफ ऑल एटम, ऑल न्यूक्लियस या एटम अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम। इस प्रकार से हमने देखा भाई। अब बच्चों, ये तो है डेफिनेशन की बात। अब चलते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले पर, इसके डेरिवेशन पर। तो मैं तुम्हारे को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसका डेरिवेशन स्टूडेंट को याद नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं आया है और ना आएगा ऐसा मेरे को लगता है। बट फिर भी अपन देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, मीन लाइफ का रिजल्ट है, वो क्या आने वाला है भाई। मीन लाइफ क्या होता है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा रिजल्ट होता है, क्या
कि मीन लाइफ टाउ बराबर होता है 1/λ कि ये जो डिके कांस्टेंट है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है बच्चों। मीन लाइफ जो है वो किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, लैम्बडा बोले तो डिके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के ये बराबर होता है। ठीक है, अब ये कैसे आया देखो, इसको मैं रफली बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं बता रहा हूँ। कि हमने बच्चों एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया ऐसे, जिसमें T बराबर 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, N है, N0 है, और T पर कितने हैं बच्चों, घटकर कितने रह जाते हैं, N रह जाते हैं। अब अगर इन स्मॉल टाइम dt में कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हो भाई, dn न्यूक्लियस डिके हो रहे हों, तो ये dn न्यूक्लियस कितने टाइम बाद डिके हुए, t टाइम बाद, t प्लस dt। अभी तो छोटा है यार, तो इसको कितना टाइम मान सकता हूँ मैं, t टाइम बाद डिके हुए इतना, तो अपन ये कह सकते हैं सम ऑफ एज ऑफ dn न्यूक्लियस बराबर एक का कितना है भाई t, एक का टाइम कितना है t, तो दो का कितना हो जाएगा 2t, तीन का 3t, ऐसे dn का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dn इंटू टी, मॉड ऑफ dn इंटू टी, ऐसा हो जाएगा अभी। इसको अपन ने देखा 21 नंबर 1 इसको हमने दिया। अब हम आगे चर्चा करते हैं। एक कल अपन ने देखा था, क्या देखा था भाई, कि रेट ऑफ डिके जो है dn/dt, रेट ऑफ डिके किसके बराबर था बच्चों, रेट ऑफ डिके था लैम्बडा इंटू एन के बराबर। क्लियर, लैम्बडा इंटू एन के बराबर था, तो यहाँ से मॉड ऑफ एन कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एन आ जाएगा लैम्बडा एन dt। क्लियर, तो इस वैल्यू को मैं कहाँ पर पुट कर दूंगा, इस वैल्यू को बच्चों हम पुट कर देंगे इस जगह पर, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ dn न्यूक्लियस अपने को निकल कर आ जाएगी कितनी, देख रहे हैं हम लोग, सम ऑफ एज ऑफ dn न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, इसकी जगह हम लैम्बडा एन dt पुट कर देंगे, t ऑलरेडी है साथ में, तो ये आ जाएगा कि सम ऑफ एज ऑफ dn न्यूक्लियस बराबर ये हो जाएगा कितना, देखा हम लोगों ने कि n लैम्बडा n dt इंटू टी, ऐसा करते हो जाएगा। अब n बराबर अपन को पता है बच्चों, n बराबर मेरे को कितना पता है, n0 e की पावर माइनस का लैम्बडा टी होता है, तो इस बात को मैं कहाँ पर पुट कर दूंगा, इस जगह पर पुट कर दें, तो ये सम ऑफ एज ऑफ dn न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्बडा n की जगह लिख देंगे n0 e की पावर माइनस का लैम्बडा t और dt। अब सभी का सम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल न्यूक्लियस का सम निकालना चाहेंगे तो भाई हमें मालूम है कि जो टाइम इंटरवल होता है डिके होने में वो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में होता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, कुछ भी टाइम इंटरवल हो सकता है। तो अपन क्या देंगे, अब कर देंगे हम इंटीग्रेशन, किसके कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, तो अब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ ऑल न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे लैम्बडा n0 e की पावर माइनस का लैम्बडा टी टी dt, ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट। और बच्चों अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा कि अब आता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मीन लाइफ। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मीन लाइफ।
मीन लाइफ टाउ बराबर ए हो जाएगा सम ऑफ एज ऑफ ऑल न्यूक्लियस, कितना हो जाएगा लैम्बडा, बाहर आ जाएगा बच्चों। ये देखो कितना आ जाएगा, इसमें से लैम्बडा तो बाहर आ जाएगा, एन नॉट बाहर आ जाएगा, लैम्बडा और एन नॉट तो बाहर आ गया भाई, लैम्बडा एन नॉट तो बाहर आ गया, और अंदर कितना रह जाएगा 0 to इनफाइनाइट टी ए की पावर माइनस का लैम्बडा टी डी टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने मान रखे हमने, ऐसे मान रखे हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों इस इंटीग्रेशन को, तो ये आता है 1 अपॉन लैम्बडा। ये है ऐसा डेरिवेशन इसका। बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये डेरिवेशन अपने को कहीं काम नहीं आने वाला। तो स्टूडेंट अगर बाय द वे तुम्हारे को थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, ठीक है ना, थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो इसको छोड़ देना, क्योंकि ये अपनी कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करने के लिए बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं कि अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। ये है टॉपिक का नेम। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, या मीन लाइफ पहले लिख लो, चलो मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। ठीक है भाई, मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। तो देखें हम लोग कि ये तो अपन को पता है भाई, क्या मालूम है कि हाफ लाइफ कितना है या मीन लाइफ कितना है। सबसे पहले देखें हम लोग मीन लाइफ टाउ इक्वल टू ये है भाई 1 अपॉन लैम्बडा। ये अपन ने अभी देखा है, याद रखना है डायरेक्ट। और आगे चर्चा करते हैं हम लोग हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होता है भाई, टी बराबर 0.693 अपॉन लैम्बडा। या बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि टी बराबर 0.693 इंटू 1 अपॉन लैम्बडा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और 1 अपॉन लैम्बडा क्या हो जाएगा, देख रहे हैं हम लोग 1 अपॉन लैम्बडा क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा भाई टी बराबर 0.693 इंटू टाउ। इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। और इसको ln2 भी कह सकते हैं हम लोग, इसको क्या बोल सकते हैं, ln2 भी हम कह सकते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। तो एक ओवरऑल जो रिजल्ट आया है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भाई कि हाफ लाइफ बराबर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 इंटू मीन लाइफ। मीन लाइफ क्लियर हो गई बात। ऐसे करते ये अपन ने इनमें रिलेशन देखा बच्चों, इस टाइप से ये रिलेशन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अपने को 0.693 या log 2 भी लिख सकता हूँ मैं। अगर इसको रेशियो वगैरह निकालना चाहें, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं रेशियो कि हाफ लाइफ और मीन लाइफ का रेशियो क्या होता है, तो यह जाएगा ln2 लॉगरिथम 2, नेचुरल लॉगरिथम 2 है, तो इतना इसका रेशियो होता है। अब इसमें से बड़ा कौन हुआ भाई, बड़ा कौन सा हुआ कि बड़ा हुआ बच्चों क्या जो ग्रेटर देन हम मानते हैं वो होता है कौन सा, कि जो मीन लाइफ है बड़ा है किससे, हाफ लाइफ से। ठीक है ना, ये अपने को पता रखना है। क्यों, क्योंकि एक हाफ लाइफ के बाद एक 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 1 टी के बराबर के बाद कितने रिमेनिंग रहते हैं न्यूक्लियस, रिमेनिंग न्यूक्लियस कितने रहते हैं 50%। ऐसे करते हुए आफ्टर 1 हाफ लाइफ के बाद
जो न्यूक्लियस होते हैं वो कितने होते हैं, 50% रिमेनिंग रहते हैं। और बात करें हम लोग आफ्टर 1 मीन लाइफ के बाद कितने रहते हैं, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कितने रहते हैं बच्चों, 37%, ऑलमोस्ट कितने रहते हैं, 37% के अराउंड ये रिमेनिंग रहते हैं। तो बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियसली मीन लाइफ बड़ा हुआ। चलो, तो ये अपन ने हाफ लाइफ और मीन लाइफ से रिलेटेड बातें की बच्चों, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल अपन लास्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल तो मैं आगे नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, एक छोटा सा टॉपिक है एक्टिविटी। एक छोटा सा आर्टिकल है भाई, क्या नाम दे रहे हैं उसको हम लोग, एक्टिविटी। एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी को अपन आर से भी डिनोट कर सकते हैं और ए से भी डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं किताब में ए से डिनोट कर रखा होगा कि ए फॉर एक्टिविटी और आर फॉर रेट ऑफ डिके, ठीक है ना। तो अपन आर से डिनोट कर रहे हैं। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी क्या होती है वो अपन देख रहे हैं भाई, एक्टिविटी को कैसे क्या डिफाइन करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में कि एक्टिविटी की यूनिट क्या होती हैं। तो भाई बात कर रहे हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन की चर्चा कर रहे हैं बच्चों हम लोग। दी नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियस per second, the number of decay nucleus per second or the rate of decay of radioactive element, the rate of decay of radioactive element is known as activity। एक्टिविटी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिविटी हम कहते हैं। दैट इज एक्टिविटी आर इक्वल टू, दैट इज एक्टिविटी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ डिके। अपन देखा था ना dN अपॉन dt, रेट ऑफ डिके अपन ने देखा था इस टाइप से होता है। तो ये है रेट ऑफ डिके, ऐसे करते हैं। अब अपन ने कल रदरफोर्ड शोर्डीज लॉ के अंतर्गत देखा था भाई, क्या देखा था रदरफोर्ड शोर्डीज लॉ के अंतर्गत कि रेट ऑफ डिके जो था, रेट ऑफ डिके माइनस का dN अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू n, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, R बराबर लैम्बडा इंटू n, इस प्रकार से। तो ये है भी रेट ऑफ एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ से बच्चों बनते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ से बनते हैं न्यूमेरिकल। कैसे बनते हैं न्यूमेरिकल, कि हमें कुछ मास एक यहाँ से न्यूमेरिकल किस टाइप के बनेंगे, मैं तुम्हारे को उसका एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल किस टाइप के बन सकते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, हमें हाफ लाइफ दिया जाता है। क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल उसमें हमें हाफ लाइफ दिया जाएगा, हाफ लाइफ या मीन लाइफ, और मीन लाइफ भी कह सकते हैं हम लोग, वो गिवन रहेगा। कुछ मास वगैरह भी गिवन रहेगा कि इतने ग्राम रेडियम की, इतने ग्राम यूरेनियम की एक्टिविटी फाइंड कीजिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा, मास गिवन रहेगा। तो देखो यहाँ से जो हाफ लाइफ दिया जाएगा उससे तो अपन निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे लैम्बडा। हाफ लाइफ से बच्चों हम क्या फाइंड कर लेंगे, लैम्बडा फाइंड कर लेंगे।
हाफ लाइफ से तो हम लैम्बडा फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, और मास से हम एन फाइंड कर लेंगे। मास से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एन फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई फाइंड कर लेंगे। अब जब दोनों चीजें आ जाएंगी तो यहाँ से क्या जाएगा, अपने पास एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। चलो, तो ये अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर ली है, फिलहाल तो हम आगे चर्चा करते थे, कर रहे हैं एक्टिविटी से रिलेटेड इस टाइप से। अब देखो बच्चों, एन बराबर क्या होता है भाई, एन बराबर होता है फ्रॉम दी लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्बडा टी। मतलब रेट ऑफ डिके को अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ डिके को हम लिख सकते हैं कि इस टाइप से, सॉरी, जो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वैसे लिख सकते हैं। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा एक्टिविटी, एक्टिविटी आर बराबर ये जाएगा बच्चों लैम्बडा इंटू एन नॉट, लैम्बडा इंटू एन नॉट, एन नॉट, लैम्बडा इंटू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्बडा टी। अब ये क्या हो जाएगा अभी, और आर बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस का लैम्बडा टी, वेयर आर नॉट क्या हो जाएगा भाई, इसको मैंने आर नॉट नाम दिया तो क्या हो जाएगा, आर नॉट बराबर है एक्टिविटी एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, एक्टिविटी एट टी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये अपन ने देखा यार, तो जैसे हम देख चुके हैं कि आर इज डायरेक्शन टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, तो इसके ग्राफ, इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी बिल्कुल सेम रहेंगे। मतलब मैं अगर एक्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, कर्व ड्रॉ करें हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करें किसका, आर वर्सेस टी टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कि ऐसे करते हुए ये तो है एक्टिविटी और ये ले रहे हैं हम लोग टाइम एक्सिस, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा भाई घटता हुआ, आर से ग्राफ स्टार्ट होगा आर नॉट से और ऐसे एक्सपोनेंशियल रूप से कम होता जाएगा, ठीक है ना। और देख रहे हैं कि एक्टिविटी आफ्टर एन हाफ लाइफ, एक्टिविटी आफ्टर एन हाफ लाइफ, एक्टिविटी आफ्टर स्मॉल एन हाफ लाइफ, ये कितना है भाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने कल भी देखा था ये आर नॉट था, तो बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर n, इस प्रकार से ये हमने भाई देखा इसके फॉर्मूले वगैरह। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी यूनिट की, इसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चों हम यूनिट की। तो यूनिट कितना क्या लेंगे हम लोग, देखो यूनिट ऑफ एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं हम इसको, रेडियो एक्टिविटी या सिंपली एक्टिविटी। तो इसके डिफरेंट यूनिट होते हैं। सबसे पहले यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है कि बैकेरल, बैकेरल, ठीक है बच्चों, बी क्यू, ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग बैकेरल। तो बैकेरल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक बैकेरल बराबर होता है बच्चों 1 बैकेरल बराबर होता है 1 बैकेरल बराबर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। 1 बैकेरल बराबर हो गया 1 न्यूक्लियस डिके पर सेकेंड,
1 न्यूक्लियस डिके पर सेकेंड, 1 न्यूक्लियर डिके पर सेकेंड, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 बेकेरल। और बेकेरल इज ऐसा यूनिट ऑफ बेकेरल इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बेकेरल इज ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की भाई जो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है एक्टिविटी की वो है रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या बेकेरल। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि राइट दी ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी बेकेरल, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर देखा। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। तो नेक्स्ट यूनिट क्या होती है भाई, नेक्स्ट यूनिट होगी इसकी नेक्स्ट क्यूरी। तो सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगी क्यूरी, नेक्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी CI से डिनोट करते हैं हम क्यूरी, ठीक है भाई। तो ये जो क्यूरी हमने देखा था, क्यूरी साइंटिस्ट जो थे हस्बैंड वाइफ मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, इन्होंने भी बहुत कुछ रिसर्च किया और अपना जीवन पूरा खत्म कर दिया इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च करके। तो इनके रेस्पेक्ट में, इनके सम्मान में, इनकी मेमोरी में क्या है यूनिट बनाई गई क्यूरी, जिसको बोल रहे हैं हम लोग। तो एक क्यूरी बराबर क्या होता है बच्चों, वो अपन देखेंगे कि एक अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा कि क्यूरी 1 क्यूरी बराबर होता है बच्चों 3.7 इंटू 10⁻10 बेकेरल। ये है भाई इसकी एक अगेन अदर यूनिट। तो ये 2 यूनिट हैं बच्चों जो किताब में दे रखी हैं अपने को। एक यूनिट और भी होती है रदरफोर्ड होता है, एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ बेकेरल। एक रदरफोर्ड बराबर कितना होता है 10⁻6 बेकेरल। बट अपनी बुक में नहीं है तो उसको कुछ मतलब है नहीं उसको लिखाने का बताने का। तो ये अपन ने देखी यूनिट, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं बच्चों या तो अपने को जैसे कि ये इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो थोड़ा लेंथी जरूर होते हैं पर अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल होते हैं कि हमें हाफ लाइफ दे दिया जाए या मीन लाइफ दे दिया जाए तो लैम्डा निकाल लेंगे, और मास दे दिया जाए उससे n निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो r आ जाएगा। या r दे दिया जाएगा, हाफ लाइफ दे दी जाए तो मास भी पूछा जा सकता है बच्चों। इस टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं। अब इस चैप्टर में एक लास्ट आर्टिकल और है बच्चों, थ्योरेटिकल आर्टिकल है बिल्कुल ओनली फॉर नॉलेज के जैसा, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो मैं इसको और बता देता हूं, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो बच्चों ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक ऐसा है न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या है, अपन ध्यान दे रहे हैं कि जब हमने देखा था बीटा डिके में
कौन सी प्रोसेसिंग में बच्चों? बीटा डिके में। ये हमने देखा था भाई कि जब भी कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, या प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। तो इस प्रोसेसिंग में क्या निकलता है भाई? इस प्रोसेसिंग में बीटा माइनस और बीटा प्लस पार्टिकल निकलते हैं बच्चों। तो इन डिके फिनोमिना ऑफ बीटा डिके की जो फिनोमिना है, बीटा डिके की जो फिनोमिना है बच्चों, इस डिके में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो वैलिड नहीं रह रहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं रह रही थी। तो इसलिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये जो प्रिंसिपल थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह वगैरह, वो कंजर्व नहीं रह रहे थे। कौन सी फिनोमिना में? बीटा डिके की फिनोमिना में। तो साइंटिस्ट लोगों ने कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या कंसीडर किए? कुछ हाइपोथेटिकल पार्टिकल कंसीडर किए भाई, कुछ हाइपोथेटिकल पार्टिकल बच्चों कंसीडर किए। ऐसा माना कि इस प्रोसेसिंग में बीटा माइनस जब निकलेगा तो वो अकेला नहीं निकलेगा, इसके साथ एक और पार्टिकल निकलेगा जिसको नाम दिया गया एंटी न्यूट्रिनो। और इसी टाइप से प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, उसके साथ एक और पार्टिकल माना गया जिसको नाम देंगे न्यूट्रिनो। तो ये तो है भाई न्यूट्रिनो, और ये है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल ऐसा कंसीडर किया गया, हाइपोथेटिकल रूप से ऐसा माना गया बच्चों। ठीक है ना। तो अब जो भी एनर्जी या कंजर्वेशन, जो मोमेंटम है, कंजर्व नहीं रह रहा था कि इधर का कंजर्वेशन उधर का कंजर्वेशन बराबर नहीं हो पा रहा है, तो अब जो भी बैलेंस करने के लिए मानना होगा वो किसका मान लेंगे हम लोग? ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल का मान लेंगे। तो ये थी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस कि ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए कुछ हाइपोथेटिकल पार्टिकल माने गए बच्चों बीटा डिके की फिनोमिना में। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। और जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है ये ऐसे हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है और इनका रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। मतलब इनका रेस्ट मास 0 होने का मतलब इनका रेस्ट में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बच्चों ये थी न्यूक्लियस से रिलेटेड बातें। अब हम नेक्स्ट क्लास में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर का हो जाएगा फिर दी एंड। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट स्टूडेंट। थैंक यू।